अ, हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी। हाय हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द सेशन। और मैं पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम अमित है और फ्राइडे के सेशंस आपके मैं लूँगा थ्रू आउट द ईयर। और सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी आर 44 नाउ। इंट्रो सेशन शायद सर ने ले लिया होगा। एक स्मॉल इंट्रो रख लेते हैं। आप प्लीज़ एक एक करके अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो बता दीजिए। देन वी विल स्टार्ट। हेलो सर। हाय। सर मैं एकता भुजराजा चंडीगढ़ सेंटर से हूँ। और जी महाराज जी की दया से ये उर्दू सीखने का शौक उठा है। होप महाराज जी ग्रेस करेंगे और कुछ सीख पाएंगे। जी जी, श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आशीष जी। और मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ सर। जी महाराज जी की दया से उर्दू सीखने का मन किया, महाराज जी से मिलने का मन किया। मेरा जी जी मेन मोटो महाराज जी से मिलना है, महाराज जी के ऐसे सर्टिफिकेट लेना है, इसलिए जी मैं उर्दू सीखना चाह रहा हूँ सर। जी जी जी। वीना जी। गुड इवनिंग सर। गुड मेरा इवनिंग। नाम वीना है। मैं दिल्ली से हूँ। मुझे उर्दू को बहुत बारीकी से सीखना है। पूरी इसमें माहिरता हासिल करनी है। इसका तफल्लुस ठीक से हो और इसकी पूरी जान पहचान, पूरा लिखना पढ़ना में फ्लुएंसी चाहिए। इसीलिए मैंने ये उर्दू ज्वाइन की है। जी 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 जी। सुशील जी। सुशील जी, हेलो पर्ल जी। हेलो हाँ जी, हाय हाय। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। मैंने ज्वाइन सबसे पहले तो नॉलेज गेन करने के लिए किया है, उसके साथ महाराज जी की ब्लेसिंग रहेगी तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी। महाराज जी की ब्लेसिंग तो सबके साथ है। जी, सीखने में। और महाराज जी की क्योंकि ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वही जी सिखाएंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल मुझे इम्पॉसिबल ही लग रहा है कि वो कैसे होगा। नहीं नहीं, और बहुत इजीली हो जाएगा बस अगर आपकी कंटिन्यूएशन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, टाइम हम्म। देते हैं और क्लासेस में अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो होपफुली आप काफ़ी अच्छा सीख जाएंगे। जी, थैंक यू सर, जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अक्षय जी, अंजना जी, आशीष जी, आशीष गुरनानी जी। हेलो। हाय पर्ल जी, कैसे हैं? हाँ, ठीक हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को भी उर्दू की तालीम बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया और महाराज जी की गजलों का मीन समझने के लिए। जी जी तो आप लोगों के रहेगी वो, तो हम भी शायद मेहनत करके सीख जाएंगे। जी, ऑब्वियसली सब सीखेंगे और काफ़ी अच्छा सीखेंगे। थैंक यू। जी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। मैं नीलू कुलश्रेष्ठ हाथरस से हूँ, जी यूपी से। और काफी समय से हम लोग दो तीन ये जो ग्रुप्स निकले हैं, तो हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि हम भी ज्वाइन करें, क्योंकि महाराज जी की जब भी गजल गाते हैं तो उसमें दिल करता है कि जो वर्ड्स हैं उनको हम और अच्छे से समझ पाएं, और गाने का भी दिल करता है तो गाते समय भी उनको क्लियर कर पाएं। बाई चांस बच्चों के साथ CS क्लास में हम उसे एक्सप्लेन करें तो वो सही उसका मीनिंग जाए। तो जी जी ये सारी चीज़ों का कुल मिलाकर हम ये सारी चीज़ें चाहते थे। और महाराज जी की दया से ये अपॉर्चुनिटी अब इस बार मिली है, तो महाराज जी दया करें कि हम सीख पाए। वैसे मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, बट महाराज जी की गज़ल पढ़ती हूँ तो उससे थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग कुछ क्लियर होते हैं, बस।
जी जी, ऑब्वियसली जी। ज़रूर क्लियर होंगे। हाँ जी। जी, मोनिका जी, मोहित जी, जसलीन जी। धन कृपाल जी, मैं धनकृपाल डॉक्टर जी। मोनिका शर्मा ग्रेटर नोएडा से। जी और एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ हैं मिसेस मीना गांधी जी। उन्होंने ये ज्वाइन किया, उनका अब 3rd ईयर स्टार्ट होगा उर्दू का। तो मैं जी हर बार उनके साथ महाराज जी के सत्संग पे जाती हूँ। तो जब भी वो मुशायरा होता है तो जी। लाइक मुझे भी बेसिक नॉलेज नहीं है उर्दू की, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, बट मेरे लिए और भी इजी होगा जब मेरे को एक्चुअल में समझ वो आए। मीनिंग समझ में आएंगे। हाँ जी जी। जी। तो मैं इसी वजह से जो है उसको ज्वाइन करना चाहती हूँ ये कोर्स। प्लस महाराज जी की ब्लेसिंग्स के लिए कि जो भी आएगा सर्टिफिकेट उन्हें मिलेंगे। तो ओवरऑल की बहुत सारा लालच है इस चीज में। सो दिस इज द बेसिक रीजन। हम्म। जी जी, जल्दी जल्दी आते जाइए, बताते जाइए। निशांत जी, फूल सिंह जी, प्रदीप जी, रसविंदर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम गौरव चुग है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। जी जी। महाराज जी की दया से मैं प्रीचर की सेवा में भी हूँ और एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो हम्म। लेट्स ऑफ की ये जो उर्दू लैंग्वेज है, क्योंकि दर्शन सिंह जी महाराज की शायरी हम पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, तो इसको जो और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ यही होप करता हूँ मैं। जी, होपफुली, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड मेरा इवनिंग। नाम गीता है। मैं उर्दू इसलिए सीखना चाहती हूँ, महाराज जी के जो शेर पढ़ते हैं या बोलते हैं, हमें एटलीस्ट हमें उनका मीनिंग पता हो और उन्हें सही उच्चारण कर सके। जी, नहीं ऑब्वियस, वो तो जैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे। और मीनिंग्स भी, बहुत सारी चीज़ों के वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ओवरऑल लिंग्विस्टिक, धीरे धीरे समझते जाएंगे। इससे होगा। थैंक यू। बोलना है तुम्हें? बोलो। हेलो, हाँ जी। मेरा नाम हेलो। रसविंदर है। हाँ जी, मेरा नाम धन कृपाल जी। हेलो, मेरा धनकृपाल नाम जी। रसविंदर है। हाँ जी, मेरा नाम गुलशन सेठी है। मैं उर्दू सीखना चाहती हूँ, मुझे बचपन से बहुत शौक था। तो मेरे बाबूजी यानी पिताजी ने मुझे अल्फाबेट भी सिखाई थी, तो उसमें मैंने शेर भी बनाए थे, लेकिन अब मैं भूल गई। तो मुझे इसकी ये बेसिकल प्रॉब्लम ये लगती है कि आप जैसे अल्फाबेट है उर्दू की, तो उसके नीचे हिंदी का मतलब प्रोनाउंसिएशन लिखा जा सकता है, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा जल्दी। जी जी, उसकी वैसे फ़िलहाल वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस तरीके से हम है जी? स्टार्ट करेंगे, आप उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी समझेंगे। मेन हमारा सबसे पहले जो फोकस रहेगा वो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को समझना ही रहेगा इस सेशन में। अच्छा तो काफ़ी इजीली आप एंड ऑफ द ईयर काफ़ी अच्छे से उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, और ये होमवर्क वगैरह जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या मतलब प्रोसीजर है? वो क्लासेस के बाद बताया जाएगा, क्लास किस क्लास में क्या होमवर्क मिलता है वो बताया जाएगा उस तरीके से। आपके पास होगा 1 हफ्ता करने के लिए, वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, ओके ओके। आज तो पहली ही क्लास है, मेरे ख्याल एक क्लास संडे को सर ने ली थी। तो सेकंड मुझे क्लास कुछ आप कह सकते हैं, सेकंड क्लास है। तो अभी तो पूरा साल पड़ा है। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, जी। बस हो गया। अब तो देखो। आई आई गेस वक्त हमारे पास कम है, लोग ज़्यादा हैं। देखो यहाँ पर तो ये बाकी हम जिनका समझ रह आ गया गया। धीरे धीरे हम इंट्रो अब तो लेते मेरा खत्म रहेंगे। हो गया फिलहाल अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास। मोटा मोटा जो है सबका मोटिव उर्दू पढ़ने का और सीखने का है कि आप दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी को अच्छे से समझ सकें, उर्दू के वर्ड मीनिंग समझ सकें, और अगर कुछ उर्दू में लिखा है तो उसको पढ़ सकें। ठीक है। ठीक, तो थैंक यू। जी ओके। जी, आप म्यूट कर लीजिए सब अपने आप। मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करता हूँ आपको, पहले उर्दू की थोड़ी सी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका आइडिया होगा कि उर्दू बनी कैसे और क्या क्या एलिमेंट्स हैं उर्दू में, ताकि सीखने में आसानी होगी। वॉइस, कुमकुम जी, अब आ रही है वॉइस मेरी? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, वॉइस तो आ रही। जी जी,
वीडियो तो मेरा कैमरा नहीं है अभी मेरे पास फिलहाल, तो मेरी आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा अभी। आप अभी थोड़ी देर में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। ओके। पहले 2 मिनट में आपको उर्दू के बारे में बता देता हूँ कि उर्दू बनी कैसे, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, लैंग्वेज कैसे आपका क्या कहते हैं क्रिएट हुई एक तरीके से। तो द फर्स्ट थिंग इज उर्दू फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। जैसे भी कोई हम इंग्लिश सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, बाहर की लैंग्वेज होती है, उसमें हमें अ, बोलना भी सीखना पड़ता है, लिखना भी सीखना पड़ता है, पढ़ना भी सीखना पड़ता है। ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। उर्दू हिंदुस्तान की खुद की भाषा है, इट्स नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। अब ये कैसे बनी? आ, जब 800 1000 साल पहले जब दिल्ली सल्तनत थी, 10वीं 11वीं शताब्दी में, जब अफगान साइड से, ईरान साइड से आ, जो एम्पायर्स आए और उन्होंने दिल्ली, दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इस रीजन पे, पंजाब, कश्मीर, इस रीजन पे क्या कहते हैं रूल करना शुरू किया, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, फारसी। और फारसी लैंग्वेज उन्होंने अपनी कोर्ट लैंग्वेज बना दी। उनकी लोकल लैंग्वेज थी, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी एम्पायर की, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो पर्शियन बनी। और क्योंकि वो जो एम्पायर थे वो इस्लामिक थे, तो उनकी जो रिलीजियस लैंग्वेज है वो अरबिक है, क्योंकि कुरान जो है वो अरबिक में लिखी हुई है। और यहाँ पे जो लोकल्स थे, जो लोकल रहा करते थे दिल्ली, दिल्ली के आसपास के इलाके में, दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती थी, जो कि आ, प्राकृत का एक पॉलिश्ड वर्जन आप कह सकते हैं। प्राकृत लैंग्वेज जो पुरानी लैंग्वेज है उसका पॉलिश्ड वर्जन है। आ, अवध, अयोध्या वाली साइड पे अवधी बोली जाती थी। मथुरा वाली साइड पे ब्रज बोली जाती थी। पंजाब में पंजाबी, और अलग अलग थोड़े थोड़े डायलेक्ट्स हर जगह के रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो जब पर्शियन और अरेबिक के लोन वर्ड्स लोग अपनाने लगे, क्योंकि एम्पायर की लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, तो ऑफिशियली जो भी फरमान जारी होते थे, जो भी ऑर्डर्स आते थे, जो भी कोई कानून लागू होता था, तो वो मोस्टली पर्शियन में होता था, अरेबिक में होता था। और एक लैंग्वा फ्रैंका क्रिएट हो गया। लोगों ने फारसी और अरबी के वर्ड्स का यूज करना अपनी लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट कर दी। तो खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी, इनमें फारसी और अरबी के वर्ड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया। तो एक जो कॉमनर्स की लैंग्वेज थी, जो लोकल लोग बोला करते थे आपस में, उसमें बहुत ज़्यादा वर्डिंग्स यूज हुई, और जो भाषा का आदान प्रदान हुआ, उस लैंग्वेज को हिंदुस्तानी कहा गया। और उसी लैंग्वेज को लेके आमिर खुसरो एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं उस जमाने के। उनकी जो पोएट्री है वो उन्होंने आ, इसी तरीके से लिखी। क्या कहते हैं कि उनका एक वर्स पर्शियन में होता था, एक वर्स उनका अवधी में होता था, लोकल लैंग्वेज, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो एक उन्होंने वो कर दिया, मिक्स कर दिया लैंग्वेज को। तो धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होने लगी। इसको हिंदवी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज थी, इंडिया की खुद की कॉमन लैंग्वेज थी। एक यूनाइट लैंग्वेज इन्होंने बना ली थी, अलग अलग रीजन्स की भी लैंग्वेज मिला करके, प्लस पर्शियन और अरेबिक के वर्ड्स के साथ। कि खड़ी बोली की ग्रामर में जब पर्शियन और अरेबिक के वर्ड्स और लोकल, इवन संस्कृत, इंक्लूडिंग संस्कृत के वर्ड्स आप मिक्स करके बोल रहे हो, तो वो जो लैंग्वेज धीरे 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 पॉलिश हुई। 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका नाम उर्दू पड़ गया। बिकॉज 17th और 18th सेंचुरी में जो आ, मुगल कैंप में जो मिलिट्री कैंप होता था,
अलग अलग रीजन से सोल्जर्स आते थे। कुछ ईरान से होते थे, कुछ अफगानिस्तान से होते थे, कुछ इंडिया के लोकल होते थे। तो उस कैंप में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी, कैंप की लैंग्वेज थी। और टर्किश लैंग्वेज में कैंप को उर्दू बोलते हैं। तो वो कैंप की लैंग्वेज को नेम, हिंदुस्तानी नेम चेंज करके उर्दू बोला जाने लगा। तो पहले ये 17th सेंचुरी तक इसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। उसके बाद इसका नेम चेंज होके उर्दू पड़ गया, जिसका उर्दू वर्ड मीनिंग होता है कैंप, खेमा। क्योंकि अलग अलग रीजन के सोल्जर्स आपस में जब कन्वर्सेशन करते थे, कोई पर्शियन ज़्यादा बोल रहा है, कोई बिहारी ज़्यादा बोल रहा है, कोई पंजाबी ज़्यादा बोल रहा है, तो वो जो लैंग्वेजेस का मिक्स हुआ, एक दूसरे के वर्ड्स यूज़ करना शुरू किए, तो वो एक जो मिक्सचर बना उसको आज हम उर्दू कहते हैं। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने लैंग्वेज को रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएट कर दिया। पहले एक ही लैंग्वेज थी, हिंदी नहीं हुआ करती थी। हिंदी को डेवलपमेंट जो हुआ 1857 के बाद हुआ, कि सेम जो लैंग्वेज उर्दू है वो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। बिकॉज उस समय पे जो रूलर्स थे, वो जितने भी एम्पायर्स थे मोस्टली पर्शियन एम्पायर्स थे या पर्शियन रूट से आए थे। तो पर्शियन स्क्रिप्ट, अरबिक स्क्रिप्ट दोनों सेम है, सेम स्क्रिप्ट होती है। तो उसी में ही उर्दू भी लिखी जाती थी। ब्रिटिशर्स ने, और तब सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही लैंग्वेज पढ़ते भी थे, बोलते भी थे। इन्होंने कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैंडेट कर दिया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखेगा और पढ़ेगा। और जो मुस्लिम है वो देवनागरी नहीं पढ़ सकते, वो अपनी पर्शियन स्क्रिप्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो जो लैंग्वेज का डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ वो 1860 1862 से स्टार्ट हो गया था। विक्टोरिया कॉलेज में 1862 में हिंदी और उर्दू के अलग अलग कोर्सेज क्रिएट किए गए पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा। और वो 1947 आते आते जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया रिलीजन के बेस पे, हिंदी और उर्दू को बहुत ज़्यादा ही अलग कर दिया। पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया और हिंदुस्तान ने हिंदी को। अब इसमें जो डिफरेंस आता गया टाइम टू टाइम, वो आता गया कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमने रिप्लेस करने स्टार्ट कर दिए संस्कृत के वर्ड्स से। जो कॉमन अपनी लैंग्वेज थी उसमें हमने पर्शियन के वर्ड्स को इलिमिनेट करने की कोशिश की, कि उसकी जगह हम संस्कृत के वर्ड्स या लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें। धीरे 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 डिफरेंस आता चला गया। आज की डेट में ये दो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड उर्दू। ये ब्रिटिशर्स की देन है। अगर आप देखें, अगर किसी पाकिस्तानी को बोलते हुए देखेंगे आप, उसको उसकी बात समझ सकते हैं। उनकी नज़र में वो उर्दू बोल रहे हैं, वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक हिंदी बोलने वाला उर्दू बोलने वाले को समझ सकता है सुन के, और उर्दू बोलने वाला हिंदी वाले, आपस में कन्वर्जेशन हो सकती है। ठीक है। एक आधा वर्ड कुछ, क्योंकि वो पर्शियन के वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हैवी, और हम संस्कृत के वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हैवी। तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हल्का हल्का आ जाता है हिंदी और उर्दू में। अगर आप संस्कृत के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप कहते हैं ये शुद्ध हिंदी बोल रहा है। हम दिल को दिल नहीं बोल रहे, हृदय बोल रहे हैं। हृदय संस्कृत का वर्ड है, दिल पर्शियन वर्ड है। लेकिन अगर आप देखें कॉमन लैंग्वेज में आज भी दिल ज़्यादा यूज़ होता है, हृदय लोग कम बोलते हैं। फॉर्मली अगर आप देखेंगे कोई हिंदी का कार्यक्रम है तो वहाँ पे हृदय को यूज़ करेंगे या बोला जाएगा, संस्कृत के वर्ड ज़्यादा यूज़ होंगे। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में दिल कॉमनली यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सब्जी है, इस्तेमाल है, अकल है, बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स है। शबनम है, रोशन है, साहिल है। ये तो नेम्स भी हैं, शबनम, रोशन, साहिल नाम रखे जाते हैं।
सारे पर्शियन ओरिजिन के वर्ड्स हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। सब्जी वर्ड जो हम खाते हैं, सब्जी, अरेबिक ओरिजिन है। अनार अरेबिक ओरिजिन का वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अरेबिक और पर्शियन के जो हम यूज़ करते हैं। इस्तेमाल, यूज़ करना, इस्तेमाल करना। इस्तेमाल वर्ड अरेबिक से पर्शियन में और पर्शियन से फिर उर्दू में आया है। तो जहाँ तक बात रही बोलने की, स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग हमें ऑलरेडी बहुत हद तक आती है, क्योंकि जो हिंदी बोल रहा है आप एक अलग वे में कह सकते हैं कि वो उर्दू बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे आज भी हमारे जो वर्ड्स हैं हमें ओरिजिन का नहीं पता है, हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि वो अरबिक का है, पर्शियन का है, या कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट होके आया है। बट वो हमारी डे टू डे लाइफ में कॉमन यूज हो रहा है। ठीक है। स्पीकिंग का यहाँ पे मैटर नहीं है। हमने जो इस क्लास में पढ़ना है वो मेनली, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट पहले हमारे पूर्वज भी, अगर आप देखेंगे आपके दादा परदादा भी अ, जो थे वो आप उर्दू में लिखा करते थे, या क्या कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे 1947 से पहले, या इवन उसके भी एक दो डेकेड्स तक, मतलब 1960 70 तक उर्दू की स्क्रिप्ट यूज होती थी। अगर कई लोगों के पुराने आप देखें घर के पेपर्स होंगे तो वो उर्दू में होते हैं। तो स्क्रिप्ट्स हमारी डिसकंटिन्यूड हो गई, पॉलिटिकल वजह से कह लीजिए, जिस मर्जी वजह से कह लीजिए। तो पिछले 60 70 100 साल से हम उर्दू की स्क्रिप्ट को कम यूज़ कर रहे हैं, या जिनको दिलचस्पी है वो सिर्फ वही पढ़ते हैं, कॉमनली यूज़ नहीं होती है। ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो उर्दू की स्क्रिप्ट जो है वो हम सीखेंगे। उर्दू को कैसे लिखना है, उर्दू को कैसे पढ़ना है, रीडिंग एंड राइटिंग पे हमारा मेन फोकस रहेगा, अल्फ़ाबेट्स पे मेन फोकस रहेगा। और धीरे धीरे हम वर्ड मीनिंग्स भी जानेंगे चीज़ों का। आ, अब एक मैं आपको एंड करता हूँ, लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रैवल करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कोई मेरे को बताएगा इमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमली जो हम खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनीवन? अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आंसर दे दीजिए। टर्मिनेट। नहीं, हाँ जी। टैमरिंड, 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 टैमरिन। टैमरिंड। टैमरिंड टैमरिन, सर, टैमरिंड बोलते टैमरिंड हैं। कहते हैं। टैमरिन कहा टैमरिंड। जाता है। इसका अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये टैमरिन वर्ड कहाँ से आया इंग्लिश के अंदर? ये इवन प्री इस्लामिक टाइम की बात है, जब इस्लाम नहीं था, 700 एडी से पहले से अरब के साथ हमारी ट्रेड हुआ करती थी। अरब्स जो थे, सऊदी अरेबिया रीजन के जो लोग थे, वो हिंदुस्तान आके पंजाब के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते तो ट्रेड किया करते थे। तब जो अरब्स थे हिंदुस्तान को हिंद बोलते थे। आज भी अगर आप देखें ईरान में, अफगानिस्तान, ईरान या गल्फ रीजन हिंद बोलते हैं। इंडिया इज हिंद फॉर देम, हिंदुस्तान। ठीक है। तो उस समय वो खजूर लेके आते थे अपनी, लेकिन अरब में खजूर को बोला जाता है तमर। हिंद
अरबिक लैंग्वेज में खजूर को तमर बोलते हैं, और वो खजूर लाते थे और यहाँ से इमली ले जाते थे। और अब वो अरब में जाके क्या बोलेंगे, क्या चीज़ लेके आए हैं, तो वो बोलते थे हिंदुस्तान की हम तमर लेके आए हैं, हिंदुस्तान की खजूर लेकर के आए हैं, कि ये हिंदुस्तान की खजूर है। ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है अरबिक, पर्शियन और उर्दू में कॉमन है, मतलब तीनों लैंग्वेजेस में, कि ऑफ के लिए ना ए लगा देते हैं। किसी भी दो वर्ड्स को जॉइंट करना है, कि मान लीजिए तमर, और तमर कहाँ की है, हिंद की, तो ऐड कर देते हैं ए, तमरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान की, हिंद की तमर, हिंदुस्तान की खजूर। तो वो तमरे हिंद से ही ब्रिटिशर्स ने ये वर्ड तमरे हिंद लिया, और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में एज टैमरिंड ऐड कर लिया। तो जो वो टैमरिंड वर्ड है वो तमरे हिंद से निकला है। तो किस तरीके से लैंग्वेज ट्रैवल करती है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, फ्रेंच वर्ड्स, फ्रेंच लोन वर्ड्स पर्शियन लैंग्वेज में हैं, क्योंकि ईरान का उस समय पे फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा डीलिंग होती थी। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच वर्ड्स को, अब अनानास जो है, अनानास बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस से आया है, वहाँ से पर्शियन में आया, पर्शियन में भी अनानास बोलते हैं पाइनएप्पल को। और वहाँ से फिर वो उर्दू में आया, उर्दू से हिंदी में आया। अब हिंदुस्तान में अनानास बोला जाता है कॉमनली। ठीक है। इसी तरीके से अब जो कॉफिन होता है, इंग्लिश में वर्ड है कॉफिन, जिसमें क्रिश्चियनिटी में वो डेड बॉडी को दफनाया जाता है कॉफिन के अंदर, वो पर्शियन वर्ड कफन से आया है। तो वो कफन से कॉफिन हो गया। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है? आई होप आपको जो मैंने थोड़ी हिस्ट्री बताई लैंग्वेज की, कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और आगे इससे एक क्या है, बेस, एक आइडिया आपको लग जाता है कि क्या लैंग्वेज है ये, कैसे ये बनी, और हम क्या सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे पर्शियन, अरबिक के वर्ड्स इसमें हैं। तो जब अगर आप उर्दू सीख जाते हैं, आपको अच्छे से उर्दू आ जाती है, तो आप ऑलरेडी पर्शियन को लिखना सीख गए, बिकॉज सेम स्क्रिप्ट है, और पढ़ना भी सीख गए। ग्रामर अलग है पर्शियन की, पर्शियन अलग लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर अलग होती है, लेकिन बहुत सारी वोकेबलरी आपके पास ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी। आपको वो लिखनी आ जाएगी, आपको वो पढ़नी आ जाएगी। उर्दू पढ़ने के बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पर्शियन सीखना, और पर्शियन सीख लेने के बाद आपके काफ़ी आसान हो जाएगा आपको अरेबिक सीखना। इंटरकनेक्टेड लैंग्वेजेस हैं। सर लेकिन उर्दू और पर्शियन बोलने का तरीका तो बहुत फर्क है। डायलेक्ट का भी डिफरेंस आता है थोड़ा। अब जैसे देर हम बोलते हैं, देर हो गई है, तो पर्शियन में दीर होता है वो। यहाँ पे हम बोलते हैं मेज, जो टेबल को मेज बोला जाता है उर्दू में, वो हाँ मीज जी। बोलते हैं। तो माइनर डायलेक्ट का डिफरेंस है, बोलने का तरीके का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, चीज़ें वही हैं ज़्यादातर। और जब उनकी ग्रामर अलग हो जाती है, तो ग्रामर के साथ जब वो फ्लो फ्लो में बोलते हैं, तो लगता है पर्शियन बहुत ही कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक बहुत ज़्यादा वोकेबलरी उर्दू के साथ कॉमन है, सर उर्दू और हिंदी। अरेबिक पर्शियन एंड उर्दू तीनों के डायलेक्ट बहुत फर्क है। बहुत ज़्यादा बहुत। फर्क है, बहुत फर्क है। जी अरे आप अगर हम ये ग्रामर कहें तो कि देखो, हाँ ग्रामर तो जी। तीनों की ही अलग है, हाँ पूरी जी। ही पूरी लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट जी। कॉमन है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब अरब में इस्लाम फैला, तो जहाँ जहाँ इस्लाम गया उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज वहाँ पे थोपी। कि इजिप्ट पे कब्जा किया, आगे नॉर्थ अफ्रीका पे कब्जा किया, आगे गए, जहाँ जहाँ उन्होंने कैप्चर किया वहाँ की लैंग्वेज उन्होंने इस अरबिक कर दी। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने पर्शियन पे कब्जा किया, फारसी पे, हम्म, मतलब फारस वाला इलाका, ईरान वाला इलाका, हम्म, तो इनकी जो लैंग्वेज थी, इन्होंने स्क्रिप्ट अपना ली। इनकी पहले स्क्रिप्ट अलग हुआ करती थी पर्शियन की। हम्म, इन्होंने स्क्रिप्ट अरेबिक अपना ली, लेकिन अपना कल्चर और अपनी जो लैंग्वेज है वो नहीं छोड़ी। उनकी हम्म, जो ग्रामर है वो नहीं छोड़ी। पर्शियन हम्म, ग्रामर और पर्शियन, आप कह सकते हो लैंग्वेज, प्री इस्लामिक जो लैंग्वेज थी, सिमिलर वैसी ही है। स्क्रिप्ट बदल गई है, लिखने का तरीका अरबी वाला हो गया। ठीक है, लेकिन ग्रामर हम्म, नहीं चेंज की उन्होंने। बहुत सारे हम्म, वर्ड्स अरबिक से पर्शियन में आ गए। बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स जो अरबिक में थे, अरबिक से पर्शियन में आ गए, उन्होंने एज अ लोन वर्ड ले लिए। पर्शियन में आपके हम्म, पास अरबिक के भी वर्ड्स हैं, फ्रेंच के भी वर्ड्स हैं, पर्शियन के खुद के भी वर्ड्स हैं। और वही फिर ट्रैवल करके जब आए तो वो वर्ड्स उर्दू में भी आ गए। तो उर्दू में भी बहुत हम्म, सारे अरबिक के वर्ड्स हैं, पर्शियन के वर्ड्स हैं, जो कि पर्शियन के थ्रू ही आए हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ अरबिक के वर्ड्स, जब हम डीलिंग करते थे अरब्स के साथ, जब हमारा ट्रेड था, तो ट्रेड रूट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा अरबिक के वर्ड्स अपना ट्रैवल करके हमारी लैंग्वेज में आए हैं। हम्म, इवन अगर मैं बताऊं आपको, पंजाब या पंजाबी, पंजाब वर्ड अपने आप में पर्शियन है। पांच को पर्शियन में पंज बोलते हैं, पंजाबी में भी पंज ही बोलते हैं। ठीक है। हम्म। और आब, आब का मतलब होता है पानी। वो आप। भी वो भी पर्शियन है। पंज भी पर्शियन है, आब भी पर्शियन है। पंज आब मतलब पांच पानी। पांच हाँ पानी, जी। पांच नदियों वाला एरिया, उसको पंजाब बोला जाता है। क्योंकि बंटवारे से पहले पांच नदियां हुआ करती थी उस एरिया में। ओवरऑल सिंध की जो नदी थी, और बाकी झेलम और रावी, चिनाब वगैरह। चिनाब, सतलज, झेलम, व्यास। हाँ, तो ये पांचों नदियों का जो इलाका था, उसको पर्शियंस ने, अफगानी लोगों ने पंजाब का नाम दिया। तो ये पंजाब नाम इज गिवन बाय पर्शियन पीपल। इवन जो हम फारसी बोलते हैं, ठीक है, फारसी जैसे ईरान की जो लैंग्वेज है वो है पर्शियन। इंग्लिश में हम पर्शियन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए उसको फारसी बोलते हैं हम हिंदी में। तो जो फारसी वर्ड है वो अरब्स का दिया हुआ है। और बहुत, एक मैं आपको बताऊं कि अरबी लैंग्वेज में प या पी वर्ड ही नहीं है, लेटर ही नहीं है। तो पी लेटर यूज नहीं होता अरबी में, लैंग्वेज में। फिर प्रदीप तो कैसे? प्रदीप फूल, तो ये प लिए बोल ही नहीं पाएंगे अरब वाले। प नहीं है अरबिक लैंग्वेज में। तो जो वो पारसी हुआ करती थी लैंग्वेज, पारसी को उन्होंने फारसी कर दिया, फ लगा दिया। वो प को फ बोलते हैं, तो पारसी से फारसी हो गया। अरबिक की देन है ये, इसीलिए फारसी बोला जाता है, अदरवाइज इट इज पारसी। और पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में भी रहती है, अगर आपको पता हो। तो जो कन्वर्जन से बचने के लिए, कि जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करना था, वो लोग हिंदुस्तान में आ गए। बहुत सूरत में ट्रैवल करके, सूरत में, बॉम्बे में, जहाँ रतन टाटा जी हो गए, या जितने भी पारसी कम्युनिटी उस एरिया में रहती है, महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज में। ईरानीज। हाँ, ईरानीज, डेजी वो ईरानी और नॉन ये सब। नॉन मुस्लिम ईरानीज जो हाँ हैं, जी। हाँ जी। उनका जोरोएस्ट्रियन रिलीजन है। जोरास्ट्रियन, यस यस। जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया। मतलब बहुत कम लोग हैं, जो बहुत कम पर्शियंस जाऊं हैं, मैं इंडियन सुनना। पर्शियंस, जो फारसी अच्छे से बोलते हैं। आज की डेट में नहीं बोलते, आज की हम वो अपनी लोकल लैंग्वेज, इंडिया की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, लैंग्वेज छोड़ दी इंडिया आके। लेकिन जो
पर्शियन वहाँ पे फारस में रुक गए, ईरान में रुक गए, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया लेकिन लैंग्वेज नहीं छोड़ी। तो उन्होंने रिलीजन चेंज किया, लैंग्वेज नहीं छोड़ी, इन्होंने रिलीजन वही रखा लेकिन लैंग्वेज हिंदुस्तान की अपना ली, अपनी वाली छोड़ दी। या वो जो यूज भी करते हैं तो आपस में ही थोड़ा बहुत यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, लोकल लैंग्वेज में आ गए हैं। तो दो टाइप के अब पर्शियंस हैं दुनिया में, एक जो ईरान में रहते हैं, एक जो हिंदुस्तान में रहते हैं। सर ये पर्शियन और पश्तो एक ही बात है? नहीं, पश्तो तो अफगानिस्तान का एक वो है, एरिया है, उसको पश्तो बोलते हैं, पश्तून बोलते हैं। और पश्तो लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज है। उसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, वो अलग लैंग्वेज है। वो तो पूरी ही अलग है, मतलब वो आपका पर्शियन, अफगानिस्तान में दो लैंग्वेजेस हैं, पश्तो हाँ जी। और दरी। दरी जो है वो फारसी का डायलेक्ट है, दरी मतलब अफगानिस्तान में फारसी को दरी बोलते हैं, बस नाम ही अलग है, सेम लैंग्वेज है। दरी। अफगानिस्तान में जो दरी बोली जाती है दैट इज पर्शियन, और ईरान में बोली जाती है। तो ईरान और अफगानिस्तान में मोस्टली सेम ही लैंग्वेज है। और पश्तो कुछ एरियाज में पश्तो बोली जाती है, वो अलग लैंग्वेज तो भैया ये जो अरेबिक और उर्दू होती है वो सेम होती है कि वो भी बिल्कुल चेंज है? नहीं नहीं, वही मैंने अभी तक बताया कि वो अरेबिक, उर्दू, पर्शियन तीनों अलग लैंग्वेजेस हैं। तीनों ही अलग है, ओके। हाँ, ग्रामर तीनों की अलग है। उर्दू की अपनी कॉमन खड़ी बोली वाली अवधि वाली ग्रामर है, जो हिंदुस्तान में पहले से बोली जा रही थी। उर्दू में पर्शियन और अरेबिक से बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ गए, जो मतलब अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर हमने अरेबिक और पर्शियन के वर्ड्स को अकोमोडेट ले कर लिया। लिया, ले लिया। जी 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 ठीक जी। है, अब आज भी कोर्ट में आप जाओ तो मौकिल है, दस्तावेज है, दस्तखत है, मुजरिम है, ठीक है, जुर्म है, ठीक मुल्तवी। है, मुलतवी है, साजिश है, कागज है, कलम है, ठीक है, वकील है, ठीक है, मौकिल। ये सारे वर्ड्स जो है सब पर्शियन अरेबिक के वर्ड्स हैं, इंडिया के थोड़ी। ओके, आज भी तो ये मतलब अब उर्दू तो, में आ गए हैं। अब फिर थोड़ा मतलब इन वर्ड्स को यूज करना आजकल के कोर्ट्स में कम हो गया है। पहले तो यही वाले वर्ड्स यूज होते थे कोर्ट में, सर ये कॉमन था। पर्शियन है या अरेबिक है, ये जो वर्ड्स आपने बोले, वकील, मुंशी? मिक्स मिक्स है, मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं अरेबिक से पर्शियन और फिर उर्दू में आए हैं, कुछ वर्ड्स पर्शियन के खुद के हैं। क्योंकि जो अरेबिक लैंग्वेज है, जैसा मैंने बताया कि पर्शियंस ने भी अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी, पर्शियंस ने बहुत ज़्यादा लोन वर्ड्स अरेबिक से ले लिए। तो जो आज की पर्शियन है उसमें बहुत सारे लोन वर्ड्स, 30-40% अरेबिक के भी हैं। और वही पर्शियन जब हिंदुस्तान में आई तो उसमें अरेबिक ऑलरेडी घुली हुई थी, ठीक है, तो उसमें अरेबिक भी आ गई और पर्शियन भी आ गई। अब वो क्योंकि ओरिजिनेट अरेबिक लैंग्वेज से करते हैं, लेकिन यूज़ पर्शियन में भी होते हैं, यूज़ उर्दू में भी होते हैं, और आए पर्शियन से, तो आप कह सकते हो कि पर्शियन ओरिजिन है, क्योंकि पर्शियन से आए हैं, लेकिन पर्शियन में अरबिक से आए थे। भैया सॉरी टू इंटरप्ट, एक ना जूम यूजर से ज्वाइन कर रखा है किसी ने, एक बार कंफर्म कर लो कि नेम क्या है उनका। जी हाँ, जो जूम यूज़र हैं, एक बार ये आप प्लीज़ बताएंगे आप कौन है? मैं प्रदीप कुमार विज। तो एक बार आपको अपना रीनेम, रोल नंबर कंफर्म कर दीजिए। ये दो इकट्ठे लिखे थे, प्रदीप कुमार 42 43, दो लिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप रीनेम भी कर लीजिए, अगर मतलब जूम से आइडिया नहीं रहता, अगर आप अपना नाम लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझको कुछ आइडिया आ नहीं रहा कैसे करना है जूम को। कोई बात नहीं, अच्छा, हम आपको रीनेम कर देते हैं। और एक पर्ल लुम्बा जी हैं और एक फूल सिंह जी, एक बार वो भी अपने रोल नंबर कंफर्म कर दीजिए। हेलो। हेलो। हेलो एकता। हाँ जी। एकता, मेरा नाम वीना राणा है। मैंने एक बात पूछनी है मेरे को। जो आपने रोल नंबर दिया था वो D19 था, लेकिन अब मेरी जो इधर स्क्रीन पे आ रहा है वो D25 आ रहा है, S25। एक्चुअली बेसिक का अलग रोल नंबर है, डिप्लोमा का अलग रोल नंबर है।
हाँ जी, हाँ जी, एक का मेरा D19 आया है और डिप्लोमा का मेरा 75 है, DU हाँ जी, मैंने 75। 75 ही किया। DU B75 वीना दैट इज फॉर राणा इसी ने। डिप्लोमा, दैट इज फॉर डिप्लोमा। नो, B75 इज फॉर बेसिक। D डी, D for diploma, D19 is for diploma. अच्छा। एंड Yes. और B75 है मेरा अब। नहीं नहीं, B75, B is for बी basic. इज B75 इज फॉर बेसिक। Yeah. ओके, बट व्हाई इट इज कमिंग B25? नो, B75 ही है आपका। आप एक बार अच्छा, चेक करिए। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा, जी, D19 इज फॉर डिप्लोमा, राइट? डिप्लोमा या। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ना सेंटेंस बोल के बताता हूँ। बताइएगा किस किस को सेंटेंस अगर समझ में ना आए। शबनम ने रोशन से कहा कि उसका तरबूज खाने का बहुत दिल कर रहा है, और वो बाजार जाके अपने दोस्त साहिल की दुकान से तरबूज और अनार ले आए। कोई है जिसको ये वर्ड, ये पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आया? कॉमन है, सबको समझ आया? हाँ हाँ जी, जी। समझ आ गया जी, आ गया हाँ समझ। जी। हाँ। हाँ जी आ गया। शबनम, इसमें अब मैं वर्ड्स बताता हूँ। शबनम पर्शियन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है ओस। जो वो ओस की बूंदें गिरती हैं, उसको शबनम कहते हैं। रोशन, जो कि रोशनी से रिलेटेड है, लाइट। रोशन होना, लाइट, पर्शियन है। तरबूज वर्ड पर्शियन है। दिल पर्शियन है, ठीक है। बाजार वर्ड पर्शियन है। दोस्त, दोस्त वर्ड पर्शियन है। साहिल, जिसको किनारा कहते हैं, वो पर्शियन है। दुकान वर्ड पर्शियन है। और अनार वर्ड पर्शियन है। तो बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ, जैसे पर्शियन वर्ड्स हैं तो कुछ बहुत ही अलग होंगे। वो हमारी लैंग्वेज में घुले मिले हुए हैं, बट हमें अभी तक पता नहीं था कि वो पर्शियन के वर्ड्स हैं। किसी को पता था अनार वर्ड पर्शियन लैंग्वेज से आया है, या तरबूज वर्ड पर्शियन लैंग्वेज से आया नहीं सर। नो। नहीं। है? तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। तो वही मतलब मेरा ओवरऑल समझाने का जो पर्पस था कि उर्दू बहुत ही अलग लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कॉमन लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं वही, उसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ उर्दू। एक होती है कॉमनर्स की उर्दू, जो हम कॉमनली, जो अभी बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ, या आप जो बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि आप हिंदी बोल रहे हो, और ये भी आप कह सकते हो कि आप उर्दू बोल रहे हो। जो शायरों की भाषा होती है, क्योंकि शायरी में राइमिंग ऐड करनी होती है, एक रिदमिक मीटर होता है, जिसके थ्रू को आप वो जो पोइट्री लिखी है उसको गा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो जब, और ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को लेकर के शायरी बनाई जाती है कि वो सुनने में ज़्यादा अच्छी लगे। तो वो जो शायरी वाली, अगर कोई गालिब की शायरी सुन के आया, या गज़ल सुन के आया, या दर्शन सिंह महाराज जी गज़ल सुन के अगर कोई सोचे कि वही उर्दू है और वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो वो शायरों की उर्दू, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। क्योंकि शायरी लिखना अपने आप में एक कला है, और वर्ड्स को कैसे आप सेट करके और पूरा बनाते हैं उसको रिदमिक मीटर के साथ, वो अपने आप में एक कला है। तो वो इजी नहीं होती है। लेकिन जो कॉमन लैंग्वेज है उर्दू, जो कि नॉर्मली अगर एक कॉन्वर्जेशन चल रही है किसी की, तो वो बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम वर्ड जो आज तक आपने यूज़ नहीं किए और उसको डालना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मली वर्ड्स होते हैं। और उर्दू का मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। उर्दू का एक दूसरा नाम भी है, रेख्ता। हम्म। रेख्ता का मीनिंग होता है मिक्स या मिक्सचर। तो दैट मीन्स कि ये उर्दू जो लैंग्वेज है वो मिक्स ऑफ लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेजेस के पार्ट्स मिला करके ये बनी है।
इसमें अरबी भी है, फारसी भी है, संस्कृत का भी कुछ अंश है, प्राकृत भी है, प्राकृत का खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, पंजाबी है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस से थोड़ा थोड़ा पार्ट कुछ ना कुछ लिया गया है और ये उर्दू लैंग्वेज बनी है। तो आजकल तो लोग अपनी जो शायर हैं, जो मॉडर्न शायर हैं, वो इंग्लिश भी यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश के वर्ड भी डाल देते हैं अपनी शायरी में। तो बिकॉज एक्सेप्टेड है। अगर आप उर्दू में इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड, बिकॉज मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, आपने एक लैंग्वेज और ऐड कर दी, कोई बात नहीं, पहले से ही वो लैंग्वेजेस का संग्रह है, तो इट्स ओके। तो अगर कोई आपसे कहे कि वो बहुत ही शुद्ध उर्दू बोल रहा है, शुद्ध उर्दू जैसा कुछ नहीं होता, वो पर्शियन बोल रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है, तो शुद्ध हिंदी जैसा भी कुछ नहीं होता, वो संस्कृत बोल रहा है। शुद्ध हिंदी इज संस्कृत, शुद्ध उर्दू इज पर्शियन। जो बीच का रास्ता है, जो मिक्स है, उसको आप उर्दू भी कह सकते हैं, हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आई होप अभी तक क्लास फ्रूटफुल रही होगी, सबको अच्छे से समझ आया होगा। किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सर सकते हैं। सर शुद्ध उर्दू आप कह रहे हैं, मतलब पर्शियन है, लेकिन हाँ, शुद्ध मतलब उर्दू जो है वो अरेबिक नहीं है। मतलब हाँ, अरबिक पर्शियन, मतलब शुद्ध उसमें सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ब्रज अवधि को अगर आप हटा लें, ठीक है, पंजाब लोकल लैंग्वेज को आप हटा लें, तो वही मेनली जैसे मैंने बताया कि पर्शियन में अरेबिक भी मिक्स है। तो अब शुद्ध अरेबिक तो बिल्कुल ही अलग हो गई। शुद्ध अरेबिक हुई आपकी उसकी ग्रामर ही चेंज हो जाती है। अरेबिक इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इटसेल्फ। अरबिक में आ, शेर के ही 16 नाम है वहाँ पे। अगर मान लीजिए शेर गुस्से में है तो उसका एक अलग वर्ड है, शेर सो रहा है तो उसका अलग वर्ड है, शेर खाना खा रहा है तो उसका एक अलग वर्ड है। तो इतनी ज़्यादा डीप और डिटेल्ड लैंग्वेज है, इंजीनियर्ड लैंग्वेज है अरबिक। उसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर अरबिक की अगर आप ग्रामर पे जाएंगे तो मतलब इट इज़ डिफिकल्ट। उसके उलट जो पर्शियन है, पर्शियन की ग्रामर काफ़ी इजी है, पर्शियन सीखना भी काफ़ी इजी है। और अगर आप उर्दू सीख लेते हैं उसके बाद अगर आप पर्शियन करेंगे तो इट इज़ वे मोर इजी, बिकॉज आपको लिखनी तो पहले से ही आ गई। 30-40% आप वर्ड्स भी कह सकते हैं, आपको पहले से पर्शियन के पता चल जाएंगे, बस आपको फिर ग्रामर सीखनी रह जाती है। तो लेकिन अरबिक इटसेल्फ अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, वो बहुत ही अलग है। अगर कोई शुद्ध अरबिक बोल रहा है तो वो शुद्ध अरबिक ही बोल रहा है, मतलब अगर अरबिक पर्शियन मिक्स बोल रहा है तो आप कह सकते हो कि वो पर्शियन बोल रहा है। हम्म, ठीक है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो पर्शियन में नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है? किसको नहीं आ रही थी आवाज? आ रही है सर, आ रही आ रही है। तो जिनको अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक बार अपना स्पीकर भी चेक कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपके एंड से भी इशू हो, बिकॉज बाकी लोगों को आवाज आ रही है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और जहाँ मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स पर्शियन में हैं, बहुत सारी ऐसी साउंड्स पर्शियन में हैं, अरबिक में नहीं है। अरबिक में लीस्ट अमाउंट ऑफ लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, अल्फ़ाबेट्स में 27 या 28 अल्फ़ाबेट्स हैं अरबिक में। वही अरबिक स्क्रिप्ट जब पर्शियन में जाती है तो पर्शियन में हमारे पास ज़्यादा साउंड्स हैं। तो पर्शियन में पे साउंड होती है, अरबिक में नहीं होती है। ठीक है, गा साउंड होती है, अरबिक में नहीं होती है। तो अरबिक अपना पर्शियन में आपका 32 या 33 के करीब लेटर्स बढ़ जाते हैं। उर्दू में शायद 36 समथिंग है, 36, 38। 36 और बाकी दो 36, और वो हैं हाँ। उसके थे। बाद कुछ ऐसे 9 और भी लेटर्स हैं भी हैं, उसमें। हाँ। हाँ वो जी, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आप अभी प्लीज, अगर अभी उस चीज़ को बताएंगे तो कहीं कंफ्यूजन हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ वो जी। उसका जब समय आएगा तो वी विल टेल दैट एज वेल। हम्म
तो आपको पहले से पता है, प्लीज आप अपने तक रखिए फिलहाल, क्योंकि एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। सीढ़ी एकदम से ही सब कुछ पहली क्लास में ही बता दिया जाए तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हाँ तो जी सर, धीरे धीरे, जिनको बेसिक्स नहीं आता ना उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। तो मेनली पर्पस मेरा बताने का ये है कि उर्दू में सबसे ज़्यादा साउंड्स हैं, उससे कम अरेबिक में साउंड्स हैं, और उससे कम पर्शियन में साउंड्स हैं, और उससे कम अरेबिक में साउंड। ठीक है, अरेबिक में सबसे कम लेटर्स हैं। तो बेसिकली है क्या, जो उर्दू के लेटर्स हैं, उर्दू की जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स काट दिए जाएंगे जो कि पर्शियन में नहीं जाएंगे, और पर्शियन से कुछ अल्फ़ाबेट्स काट दिए जाएंगे जो कि अरबिक में नहीं जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट सेम ही है। तो अभी हमारे पास करीबन है 10 मिनट, 10-15 मिनट और रख सकते हैं क्लास। हाँ जी। हाँ जी, रखिए जी, यस रखिए। प्लीज, यस। बिल्कुल। तो अभी हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं साउंड्स का। अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये करते हैं कि ऊपर के 7 अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, बाकी हम धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स क्लास बाय क्लास जानते रहेंगे, उनकी साउंड्स जानते रहेंगे, और धीरे धीरे उनको फिर लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो पहले साउंड्स जान लेते हैं सब। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे 35-36 अल्फ़ाबेट्स होंगे उर्दू में, लेकिन उर्दू में एक अच्छी बात यह है, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, 26। 26। 26। हाँ, और हिंदी में कितने होते हैं? 32। 52। तो हम्म, सबसे अच्छी बात जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स की है कि वो ग्रुप में बटा हुआ है। अगर आप अभी फिलहाल देखेंगे, मैंने ग्रुप वाइज डब्बे बना रखे हैं। तो किसी ग्रुप में 5 लेटर है, किसी ग्रुप में 4 लेटर है, किसी ग्रुप में 2 है, किसी में, ठीक है, 3 है, किसी में 4 है। तो और कई अलग अलग भी है, सिंगल सिंगल भी हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आप इस ग्रुप में देखें, सिमिलर लुकिंग लेटर्स हैं। अब दो चीज़ें होती हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में। एक होता है आपके बेस शेप। बेस शेप मतलब जैसे अगर आप बीच वाली शेप देखेंगे, कॉमन है पांचों में। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे होते हैं नुक्ते। नुक्ता बोला जाता है डॉट्स को, बिंदु, बिंदु डॉट्स, उसको उर्दू में नुक्ते बोलते हैं। तो आप देखेंगे नुक्ते अलग हैं, अलग अलग डॉट्स अलग अलग क्वांटिटी में और अलग अलग पोजीशन पे हैं। दो टाइप की पोजीशंस हैं, बेस शेप से नीचे और बेस शेप से ऊपर। तो कर का हो जाएगी, फिर उसने डाल दिया, हाँ हो गई है जी। मतलब अभी वो वहां से वो आएगा तो वो जी, जैसा आप देख पा रहे हैं, 2 लेटर्स के जो नुक्ते हैं वो बेस शेप से नीचे हैं, और 3 लेटर्स के नुक्ते बेस शेप से ऊपर हैं। तो दो टाइप की आपकी पोजीशंस हो गई। एक हो गई बेस शेप से नीचे की पोजीशन, एक हो गई बेस शेप से ऊपर की। ठीक है, जितना जो भी ग्रुप होगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप बना इसीलिए कि अगर ग्रुप में जितने भी लेटर्स हैं उनकी बेस शेप सेम होगी। इन पांचों की बेस शेप सेम है। ये नाव जैसा दिखने वाली जो शेप आप देख रहे हैं, ये एक जैसी है। जो डॉट्स लगी हुई हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी पोजीशन वो डिफरेंट हो जाती है, और उन्हीं से अलग अलग लेटर बन जाते हैं। तो ये 5 अलग अलग लेटर्स हैं, 5 अलग अलग साउंड्स हैं। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डॉट का। 2 डॉट ऊपर है तो वो अलग लेटर है, 3 डॉट नीचे है तो वो अलग लेटर है, 1 डॉट नीचे है तो वो अलग लेटर है। ठीक है, चौथे वाले की शेप थोड़ी सी अलग टाइप की बनी हुई है, वो बताऊंगा मैं क्या। पांचवें वाले की 3 डॉट्स ऊपर है,
तो दूसरे और पांचवें में डिफरेंस क्या है? 3 डॉट्स ऊपर, 3 डॉट्स नीचे। तो डॉट्स आप कहाँ लगा रहे हो, किस लेटर में, वो डिफाइन करता है कि आप कौन सा लेटर लिख रहे हो। तो नुक्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उर्दू में। ठीक है, तो पहले हम ये 7 लेटर्स आज इनकी साउंड्स देख लेते हैं, इनको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। पहला जो लेटर है हमारे पास वो है अलिफ। सिंगल डंडी, सिंगल लकीर, सीधी जैसे हम एक लिखते हैं, इसको बोला जाता है अलिफ। अलिफ की साउंड आती है अ की या फिर आ की। अब ये कहाँ पे अ की साउंड देगा और कहाँ पे आ की साउंड देगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश से इक्विवेलेंट ए, अ, आ या ए, या फिर डबल ए, आ, ये 2 साउंड्स देता है अलिफ। इसके उलट अलिफ के ऊपर अगर हम ऐसे शेप बना दें तो ये हो जाता है अलिफ मद। जोड़ना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऊपर से ऐसे बनाए। ठीक है, नहीं, अलिफ मद, अलिफ। अलिफ can you मद, repeat? मद। मद, अलिफ, और दूसरा है अलिफ मद। मद जो होता है, ये जो ऊपर की जो शेप है जो हमने बनाया है, इसी को मद बोलते हैं। दिस इज मद। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ आ की साउंड देता है, अ की नहीं देता। तो मद मद क्यों आप, लगाया जाता है? बताता हूँ। अलिफ मद इसलिए लगाया जाता है बिकॉज, आपको मैं बताऊं, अगर अलिफ शुरुआत में आ रहा है, मतलब अलिफ, अगर अलिफ से वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो साउंड देगा अ की। हमेशा अगर अलिफ से वर्ड शुरू हो रहा है तो अ की, सिंगल अ की। जैसे अमित लिख रहे हैं, अमन लिख रहे हैं, ठीक है, अकल लिख रहे हैं, तो वो अ से, वो अलिफ से शुरू होगा। लेकिन अलिफ अगर किसी वर्ड के बाद आ रहा है, लेटर के बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है या आखिरी में आ रहा है, एग्जाम्पल ब के बाद आ रहा है तो वो बा हो जाएगा, वहां पे साउंड देगा आ की। तो बीच में या आखिर में ये आ की साउंड देता है। सिर्फ शुरुआत में जब अलिफ आता है तभी वो अ की साउंड देता है। ठीक है, अब बीच में अ की साउंड के लिए आ, ज़रूरत नहीं होती है हमें, जैसे हिंदी में भी ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, अगर हम कमल लिख रहे हैं, क, म और ल, अब यहाँ बीच में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी छोटे अ की। ठीक है, या कमल नॉर्मल, अगर इंग्लिश में अगर हम लिखें KAMAL, कमल, यहाँ पे ए की ज़रूरत पड़ जाती है। बट उर्दू में भी हमें ज़रूरत नहीं है। एक क के लिए लेटर आएगा, ठीक है, फिर एक म के लिए लेटर आएगा, और फिर ल के लिए, सिमिलर टू हिंदी। ठीक है, एग्जाम्पल। यहाँ अभी मैं आपको, एग्जाम्पल। अभी अभी और लेटर्स किए नहीं है तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे नहीं सकता। कमल का मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया फिलहाल, अभी हम बाकी लेटर्स करेंगे। अभी मैंने इसलिए आपको काफ और मीम ये लिख के दिखाया नहीं कि क, म और ल लिखते कैसे, बिकॉज अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। धीरे धीरे वी विल गेट टू नो अबाउट इट। तो सर मद, अगर लेटर आ से शुरू होगा देन वी विल यूज मद। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, एकदम सही बताया आपने। वही मैं बता रहा था कि अगर शुरुआत में अलिफ आ रहा है तो वो अ की साउंड देता है, बीच में और आखिर में अलिफ आ रहा है तो वो आ की साउंड देता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल हमको लिखना है आग या आसमान, ठीक है, आक्रोश, आ की साउंड हमें शुरुआत में चाहिए, तो हम अलिफ मद का इस्तेमाल करते हैं।
और अलिफ मद ओके सिर्फ शुरुआत में आता है, और वो अलिफ की जगह आ की साउंड देने के लिए आता है, बिकॉज अलिफ आ की साउंड नहीं दे सकता, अलिफ सिर्फ अ की साउंड दे सकता है शुरुआत में। और अलिफ मद सिर्फ शुरुआत में इस्तेमाल होता है आ की साउंड देने के लिए। जहां आ की साउंड चाहिए शुरुआत में, आग लिखना है तो अलिफ मद से लिखा जाएगा। अमित लिखना है तो सिर्फ अलिफ से लिखा जाएगा। और बीच में और आखिर में अलिफ ही आपको आ की साउंड दे देता है, तो अलिफ और मद की जरूरत नहीं पड़ती हमें बीच में। तो मत अलिफ मद आप कह पार्टी। सकते हैं कि एक अधूरा लेटर है, ये सिर्फ वर्ड शुरू कर सकता है। मतलब पहला लेटर हो सकता है या किसी वर्ड का, अलिफ मद बीच में और आखिर में नहीं आता। सर जैसे आकाश हो तो आ स्टार्टिंग का हम अलिफ वो मद अलिफ से, मद से आएगा, अलिफ मद से ही आएगा। बीच वाला जो आ आएगा वो अलिफ से आएगा, जी आकाश के को के बाद वाला। जी, मत एकदम सही, स्टार्टिंग एकदम में यूज सही। होगा, अदरवाइज अलिफ यूज होगा हर जगह। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर। आकाश में सही बताया, आकाश शुरू अलिफ मद से होगा, और बाद में वाला जो का के बाद वाला आ रहा है वो अलिफ से आ जाएगा। ठीक है, तो अलिफ और अलिफ मद आप समझ गए दोनों लेटर्स। बाकी दूसरे ग्रुप पे आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट इन बिटवीन मेरी क्लास में कभी भी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, शर्म शर्म में रह जाएंगे, तो आपका डाउट जो है आपका, वो मन में ही रह जाएगा। पूछना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट आ रहा है, छोटे से छोटा डाउट आ रहा है, बेझिझक पूछ लीजिए, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है बे ग्रुप। बे ग्रुप बोला जाता है, पहला लेटर जो होता है उसका होता है बे, जो कि आपको ब की या इंग्लिश में बी की साउंड देता है। मतलब इंग्लिश में बी के इक्विवेलेंट, हिंदी का ब का इक्विवेलेंट बे, बे बोला जाता है और ब की साउंड आती है। तो ये हमारा पहला लेटर है। सर ये अब लिखा बे कैसे ग्रुप, जाता हाँ जी, है, ये लिखा कैसे जाता है? जैसे बुक में जो है और हम हाथ से लिखते हैं, उसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब देखो हैंड राइटिंग की बात है। जी। कोई सजा के लिखता है बुक में, जैसे हम टाइप होके आता है बुक में, तो तो सर मैं बुक वही वाली चीज हम पूछूंगा। बुक वाली तो आप इंग्लिश भी एकदम एग्जैक्ट वैसे वो फॉन्ट उतार नहीं सकते जो बुक में प्रिंट होके आती है। सर हर वही इंसान की पूछूंगा, आप अपनी हाथ से हैंड कैसे राइटिंग लिख। होती है, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, वैसे ही उर्दू की भी है। हाँ जी। उर्दू आप मैं अलिफ ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा करके, बुक में एकदम सीधा बनेगा, क्योंकि अब मैं It's my माउस से lesson. बना रहा हूँ तो वो It's सीधा okay. आ नहीं They पा can't रहा। hear me. Oh, they can't hear you. It's okay. तो लिखेंगे प्लीज सर। आपस में अगर आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। दूसरी बाकी क्लास को डिस्टरबेंस होती है। जिसका अगर क्वेश्चन हो कुछ, मेरे से कोई अगर पूछ रहा है, तो वही प्लीज आप अनम्यूट करके पूछिएगा। सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, बुक में तो जैसे आपने कहा हाँ, टाइप है, लेकिन हाथ से हम कैसे लिखेंगे? राइट टू हाथ लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ऊपर जैसे से नीचे बनेगा। नहीं सर, अलिफ की बात नहीं कर रहा, बे की बात कर बे का भी ऐसे ही होगा। उर्दू, हाँ मैं बताना भूल गया, इंग्लिश हम उर्दू लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी हम लेफ्ट उर्दू टू राइट राइट टू लिखते हैं। उर्दू उर्दू राइट राइट टू टू लेफ्ट लेफ्ट। लिखी जाती है, उर्दू उल्टी लिखी जाती है। मतलब उल्टा नहीं कह सकते उसको, उनका अलग तरीका है लिखने का। और इसका भी डिफरेंस, ये ऐसा क्यों है कि अरबी, फारसी, उर्दू, ये लैंग्वेजेस उल्टे तरीके से क्यों लिखी जाती हैं, और हिंदी, संस्कृत ये सीधे तरीके से क्यों लिखी जाती है? इसका इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पेपर अवेलेबल था, कागज अवेलेबल था, तो कागज पे चीज़ें लिखी गई या पेड़ के पत्तों पे लिखी गई। ठीक है, जब पुराने ज़माने में वो जो ओल्ड टाइप के पेपर्स भोज होते थे, भोजपत्र। वुडन वुडन पेपर्स होते थे, वुडन शीट्स होती थी, उन पे लिखी जाती थी। सर ठीक है, भोजपत्र बोलते थे। हाँ भोजपत्र, उन पे लिखा जाता था, तो वो कलम को उस पे चलाना लेफ्ट टू राइट इजी है। ठीक है, जो अरबिक लैंग्वेज थी वो शुरुआत में अरब में तो पत्थर होते ही नहीं थे।
अरब में पत्थर नहीं होते थे, मतलब वो पत्ते नहीं होते थे, पेड़ पौधे नहीं होते थे, पत्थर हुआ करते थे। तो शुरुआती अरब वाले एरिया में, गल्फ वाले एरिया में जो लिखा जाता था वो छेनी हथौड़े से लिखा जाता था। पत्थर पे इंग्रेविंग करते थे। जो पत्थर पे इंग्रेविंग करते हैं वो लेफ्ट हैंड में छेनी पकड़ के राइट हैंड से हथौड़ी मारते हुए राइट टू लेफ्ट लेके जाया करते थे। तो वो जो पत्थर पे नक्काशी या पत्थर पे जो वो स्क्रिप्चर्स, वो जो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो उनकी वो हैंडराइटिंग उस तरीके से वो डेवलप हो गया कि आप राइट टू लेफ्ट करके लिखेंगे। तो ये एक रीजन है कि जो अरबिक है, पर्शियन है, ये वाली जो स्क्रिप्ट है, उर्दू स्क्रिप्ट है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अब पेपर अवेलेबल हो भी गया तब भी अब राइट टू लेफ्ट, बिकॉज स्टार्टिंग से वो उनका कल्चर चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। तो जब अगर आप लिखेंगे, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, यहाँ से आपने पकड़ा, चलाया, और आप ऐसे ले गए। ये नाव की शेप आपको बनानी है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। आप थोड़ी सी छोटी भी बना सकते हैं। ये चारों ही आपके बे की शेप है। वो आपकी हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो। कोई इंसान ए ऐसे लिखता है, कोई इंसान ए ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई डिस्टोर्ट होके ऐसे लिखता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। यस सर। ये सारे ए ही हैं। आपको सब समझ आ रहा है, ये भी ए 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 है, और ये भी ए है। पढ़ने में आ रहे हैं ना। उसी यस सर। तरीके से ये भी बे है, ये भी बे है, ये भी बे है, ये भी बे है। एग्जैक्ट बुक वाला आप नहीं पेन से उतार पाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा मोटा भी होता है। और वो मतलब आप कोशिश करेंगे बनाने की, वो आपको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मली पेन से आप जो जैसे कॉमनली लिख सकते हैं शेप को, आप वैसे अपना कोशिश करें लिखने की। और जो भी लेटर आपको बनाना है वो आपको बनाना है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू ओके राइट करके नहीं बनाएंगे, वो गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको आपके हाथ को ट्रेंड करना पड़ेगा लिखने के लिए। पेन पकड़िए और पेज जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लिखना शुरू करिए, और राइट टू लेफ्ट ट्राई कीजिए, लेटर बाय लेटर। इवन बहुत अच्छी, मैं आपको इसका होमवर्क भी देता हूँ। कुछ नहीं करना, ये आपके लेटर्स हैं। इवन तो आप पहले लेटर्स ही, अगर पहले 7 लेटर्स की प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। बनाइए अपनी बुक में, जैसे हम बचपन में नर्सरी में ABCD या का खा गा लिखा करते थे ना, क के नीचे क के नीचे क, अलिफ के नीचे अलिफ, बे के नीचे बे, पे के नीचे पे। तो इस तरीके से आप राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तब तक आपकी लिखने की क्षमता इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज सर अभी तक वही हम लेफ्ट टू राइट लिखा करते थे, तो अपने हाथ को उस चीज़ की प्रैक्टिस देना भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब देखिए सर, जैसे मद है, ये आपने जो बुक में दिखाया है, इसमें मद जो है और आपने जो लिखा वो बिल्कुल मतलब अलग। फर्क है, फर्क है जी, ऑब्वियस सी बात है, फर्क है। ये देखिए नीचे की तरफ है, आपने जो लिखा था वो हाँ, आप ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। वही चीज़ मैंने जो बताई कि आपको वो लिखने का तरीका है, हैंड सर राइटिंग। ये बे के ऊपर डॉट्स जो है वो उसका ये शेप फाइनल है, ये ऐसे हेक्सागोन नहीं, ये फोर मतलब है ये कौन सी? जो ओरिजिनल में आपने दिखाया था उसमें ये जो डॉट्स हैं, इट शुड बी डॉट और इट शुड बी लाइक दिस सिंपल सिंपल रेक्टेंगल डॉट, टाइप, नहीं, सिंपल डॉट। सिंपल डॉट है। रेक्टेंगल तो वो प्रिंटेड है ना, मतलब अपना प्रिंटेड कह रहा हूँ कि मतलब जो कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट है वो। ओके, हाँ, सो वी कम, कैन पुट डॉट। हाँ हाँ, वो कंप्यूटराइज्ड हो। ओके, आप एक बार डॉट भी आप लिख बना के सकते हैं, दिखाइए ना सर्कल। ये। और हाँ, मैं सर लिख के ये बता रहा हूँ। बे में मतलब नुक्ता आएगा ही ना, बे में तो। हाँ हाँ, हाँ मैं जी। बता बे रहा हूँ। में एक नुक्ता आएगा ना। अभी हम बना लेते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकंड में शेप बना लेता हूँ। बे ग्रुप है, बे ग्रुप का हम पांचों लेटर्स पहले बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक, ये हमने बनाया दो, ये हमने बनाया तीन, ये हमने बनाया चार, और ये हमने बनाया पांच। एक जैसी 5 शेप्स बन गई। अब पहला लेटर है बे, उसका एक नुक्ता आएगा नीचे की तरफ। दिस इज बी या ब।
ठीक है। उसके बाद 3 नुक्ते आएंगे नीचे की तरफ। दिस इज पे, दिस इज प, प या पी आप कह सकते हैं। तो ये पे है, बे। बे के बाद सेकंड पे, जिसमें 3 नुक्ते हैं। एक नुक्ता है तो बे है, 3 नुक्ते हैं तो पे है। और दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं बेस शेप से। जो लकीर आप ये बनाएंगे उसके नीचे आप डॉट्स डालेंगे। ठीक है। और बाकी के जो 3 हैं उनमें डॉट्स ऊपर जाती हैं। अब तीसरे वाला है ते। इसमें 2 डॉट्स हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। दिस इज इंग्लिश का टी या हिंदी का त। त या टी। तरबूज वगैरह इसी से लिखा जाता है। तरबूज हो गया, ताकत हो गया। ठीक है। अब चौथा है टे। वो ते था, ये टे है। टमाटर वाला। हिंदी में होता है ना टमाटर। इंग्लिश में तो हम टमाटर भी लिखेंगे तो टी से लिख देंगे। इंग्लिश में त और ट का डिफरेंस नहीं होता। दोनों में टी ही आप कह सकते हैं कि त के लिए भी और ट के लिए भी टी ही है। ठीक है। इसको हिंदी के साथ अगर हम देखें तो पहले वाला त तरबूज वाला है। दूसरे वाला टमाटर वाला है। और इसकी जो शेप बनती है वो बनती है, मतलब उसका नुक्ता, इसको तोए का नुक्ता कहते हैं। तोए अपने आप में एक लेटर है, अल्फाबेट्स में आगे आएगा करेंगे। लेकिन उसका छोटा वर्जन बनाना पड़ता है, मतलब उसी को छोटा करके हम यहाँ बना देते हैं। दिस इज तोए का नुक्ता। तो ये बन सर लगता है टे पे। हमारे बताइएगा ये नुक्ता कैसे लिखा आपने? एक लकीर खींची और ये ऐसे, जैसे बे बनाते हैं ना, बे बना दिया, लेकिन बे की लकीर को आगे कर ली। बी, जैसे हम इंग्लिश में बी लिखते हैं ना, जैसे इंग्लिश में बी लिखा, तो ये बी ओके। की लकीर को थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ठीक है, ये नुक्ता होता है। ये ऐसे। ठीक है। ये तोए का नुक्ता होता है। ये तोए अपने आप में लेटर है। उसका मिनिएचर वर्जन, उसका छोटा वर्जन, जब हम बे ग्रुप के चौथे लेटर के ऊपर लगाते हैं तो उसको तोए का नुक्ता बोलते हैं। और उससे जो लेटर आता है हमारे पास आता है वो होता है टे। टमाटर वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। और आखिरी सर लेटर है हमारे पास। जैसे हाँ। जैसे इसमें आपने ताकत वर्ड यूज किया है, ते में 2 डॉट ऊपर है, फिर ऊपर उसके मत भी लगेगा? नहीं, उसके नहीं ऊपर लगेगा, मध क्यों लगेगा? नहीं, आपने बोला ना कि जब आ का साउंड आता है स्टार्टिंग में, ते के बाद जैसे अगर आपने आ का साउंड आ रहा है जैसे तो ताकत वर्ड बताया आपने। ते के बाद आ के लिए अलिफ आएगा ना। अच्छा, ठीक है। आपने अभी शुरू में ये बताया था कि जब हम स्टार्टिंग में आ वर्ड यूज करेंगे तब तो मत लगाएंगे। तब वो आ, जैसे आग, अच्छा, आक्रोश। आ, अच्छा वर्ड ही आ होगा। आ राइट होगा। राइट। ठीक अगर ता ठीक। है तो ता पहले आ गया, फिर तो अलिफ सेकंड लेटर हो गया। तो ये तो और जी। अल्फाबेट है ना, ये वर्ड हाँ। नहीं है, नहीं तो तय हाँ। है। ते के अच्छा। बाद, हाँ, ते के बाद जब अलिफ आया, हाँ। ते ऑलरेडी, अच्छा ते पहला हो गया। उसके बाद अच्छा। अलिफ दूसरा है। जी जी। ठीक है, ठीक फिर सर ठीक मद है। की जरूरत नहीं। Need सर to मैं ओके। finish. बात कहना चाहता हूँ। जी। Other just in case if you need to eat something or anything. हाँ, एन जी ने हाँ जो क्वेश्चन किया ना कि मत लगाना चाहिए था कि नहीं ताकत के वहां, तो मत सिर्फ अलिफ के ऊपर ही आता है ऐसा उनको बता दीजिए। मत। हाँ हाँ, मद जो है वो अलिफ का ही पार्ट है, मतलब अलिफ मद। जैसे मैंने हाँ, बताया, अलिफ मद है और सिर्फ आगे। शुरुआत में आता है और सिर्फ आ की साउंड के लिए आता है। और सिर्फ हाँ उन वर्ड्स में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आग, आकाश, आक्रोश, आमोजिश। ठीक है। आमार। जो तो आ से आ ही वाली शुरू हो साउंड, रहे हैं। जो आ से आसमान। ही शुरू, हाँ, आसमान, जो सिर्फ आ से स्टार्ट हो रहा है, हम्म। वहीं वहीं अलिफ मद आएगा बस। जी और जी अलिफ जी। मद कहीं नहीं आएगा। ठीक ठीक, ओके जी, क्लियर है। ठीक। थैंक यू। जी। अब लास्ट लेटर है हमारा से। 3 नुक्ते ऊपर की तरफ। इंग्लिश का एस या हिंदी का स। ठीक है। जैसे सेब हो गया, समर हो गया। ठीक है। तो ये 5 लेटर्स हैं हमारे बे ग्रुप के। बे, पे, ते, टे और से।
ठीक है, अलिफ मद, अलिफ, उसके बाद बे, पे, ते, टे और से। तो आपका जो होमवर्क अभी रहेगा वो यही रहेगा, इन 7 लेटर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जितना लिख सकते हैं लिखिए। एक रफ नोटबुक ले लीजिए, जो रफ पेपर वाली आते हैं ना, बिकॉज इसमें आपको पन्ने बहुत भरने पड़ेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो आप रफ बुक ले लीजिए, या अगर फ्रेश वाली भी लेनी है तो आप भरिए, पन्ने भरिए। जैसे नर्सरी यूकेजी में हम इंग्लिश लिखा करते थे, ABCD करके, आपको स्टार्टिंग में क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अलिफ, अलिफ मद, बे, पे, ते, टे और से, इसकी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सर जैसे इसमें आप कह रहे हैं ना बे पे टे ते और से। जी। ते, तो इसमें जैसे हमने लिखा ब है हाँ। और बोल हम बे रहे हैं, जी। तो जैसे कोई कोई वर्ड है बेनूर, हाँ, हम्म। तो बेनूर, तो उसमें ये ब ये यूज करेंगे, बे और ब दोनों के लिए सिमिलर होगा? नहीं नहीं नहीं, अगर हम बेनूर यूज कर रहे हैं तो ब आ गया, उसके बाद ए वाली जो साउंड है ना, उसके लिए अलग लेटर ऐड होगा। अलग तो होगा। ब प्लस ए ऐड होके बने। इनको अभी हम, बोलते हाँ, होते हैं बे हम इसको बोलते बे, बे। इंग्लिश में हम ABCD, तो बी को बी बोलते हैं, लेकिन जब हम बी लिखते हैं तो वो ब की साउंड देता है, बी की साउंड नहीं ब, देता। फॉर हाँ जी हाँ एग्जाम्पल, जी बी फॉर बॉल, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, या बी फॉर बैट, ठीक है, वो ब की साउंड दे रहा है, बी की साउंड दे रहा है वो, मतलब ब वाली साउंड आ रही है, BI की साउंड नहीं आ रही है। हम इसको बियात नहीं पढ़ रहे हैं ना, बैट पढ़ रहे हैं या बॉल पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम उसको ब पढ़ेंगे, पढ़ा ब जाएगा, ठीक है, साउंड ब की है, बोला उसको बी जा रहा है, वो उसका नाम है। नाम है। ठीक है। जी। हाँ, तो बे इज अ नेम ऑफ द ओ, लेटर। जो अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, का, खा, गा, घा, ठीक है, वो उसके जी। नाम होते हैं, ए सर बी सी डी वो नाम होता है। एक बार सिमिलरली आप बे जो है नाम है उसका, साउंड एक ब बार वाली आती है। अलिफ मत ठीक। लिख के दिखाइएगा सर। अलिफ मद, हाँ सर, मैं यही जानना या चाह रहा हूँ इसको जो। उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ देखो, हाँ हाँ, यही यही। सेम चलता है। देखो मैं हमेशा, मतलब मैं जब लिखता हूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। हाँ, मैं यही आप, जानना चाह रहा हाँ, हूँ, गलत नहीं है ना ये? गलत नहीं है। बाकी आप बुक वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बुक वाला ज़्यादा बेटर है, बल्कि मेरे हाथ से मेरे को आदत पड़ी हुई है तो मैं वैसा लिख देता हूँ, बट आप बुक वाला लिख सकते हैं, यही फर्क जानना नहीं चाह पड़ता, बिकॉज हैंड राइटिंग है। सर, नहीं है, मैं तो ये जानना चाह रहा था कोई वर्ड ही अलग बन जाए नहीं तभी। नहीं, ऐसा नहीं। मद, अलिफ के ऊपर मद जैसी ऐसी एस वाली बन शेप, मतलब ये वेव वाली शेप, ये ओके। एक ही लेटर है, ऐसा लेटर और दूसरा नहीं है। ओके। ठीक है। सर और अगर सर हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें बे पढ़ेंगे या ब, जैसे बतख है तो तो वो ब ब पढ़, पढ़ा जाएगा या बे? ब पढ़ा जाएगा, वही चीज मैंने आपको बताई, बे उसका नाम है, बे इज अ नेम ऑफ द अल्फाबेट, बे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ब है। जैसे हाँ सर सर, ए बी, जैसे ये ए भी बी है इंग्लिश के। ठीक है। हाँ तो उसमें इसमें बोलेंगे ये अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। हाँ, यस। ठीक है, बोलने में ठीक है। बोलने में अलिफ मद, अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। सर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सी है, हम हाँ सी बोलते हैं, तो उसका कोई वर्ड थोड़ा ना बनाएंगे सी से। हाँ, से। वो बनता तो वो स की साउंड आती है ना, सी से, स की आती है, क की आती है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही। अलग तो अलग जो हम पढ़ेंगे सर, अलग अलग पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे बे, पे, ते, टे और से। और अगर कोई वर्ड बनाएंगे तो उससे अलग रहेगा ना। हाँ, अलग वर्ड बनाएंगे तो बे आपको ब की साउंड देगा, पे राइट। आपको प की साउंड देगा, ते आपको त की साउंड देगा, टे आपको ट की साउंड देगा, और से आपको स की साउंड देगा। और इसमें जो फर्स्ट वर्ड है सर वो अलिफ है या अलिफ मद है? फर्स्ट जो अल्फाबेट है, सॉरी, अल्फाबेट। अलिफ मद, अलिफ अलिफ मद और मद फिर इज द अलिफ। फर्स्ट। हाँ, अलिफ मद एंड अलिफ, सर क्योंकि ना बेसिकली इसको वो सेम है। जो हमारे अलिफ पास को आप बुक है अलिफ, उस। अलिफ मद को ना आप हम्म। अलग अल्फाबेट भी नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज फुल फ्लेश्ड अल्फाबेट नहीं है ये, हर जगह यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ
वर्ड की शुरुआत में यूज होता है। हाँ सर, आप बुक में इसको नहीं बीच में कहीं नहीं यूज करते। अच्छा, तो ठीक है। अलिफ के जैसा ही वर्ड है ये मतलब। अलिफ, हाँ, अलिफ का पार्ट, काउंटर पार्ट कह लीजिए, जहाँ मतलब शुरुआत में अलिफ आ की साउंड नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए अलिफ शुरुआत में आ की साउंड चाहिए, तो हम ऊपर मद ऐड कर देते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट वर्ड को हम अलिफ या अलिफ मद कुछ भी कह सकते हैं, हाँ वन ऑफ हाँ, द सेम। अलिफ, हाँ, बस बस अलिफ, बुक में तो अलिफ अलिफ मद, है सर। और उसके बाद बे, पे, ते, टे और से। सर बिल्कुल। जैसे हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे देवनागरी कहा जाता है, या पंजाबी लैंग्वेज सीखें तो उसे गुरमुखी कहा जाता है उसकी स्क्रिप्ट हाँ, को। तो जो हम उर्दू अभी आप जो सिखा रहे हैं अलिफ बे पे ते, इसकी देवनागरी स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है? सर, देवनागरी है ना। इसको शाहमुख नहीं, देवनागरी तो हिंदी की होती है। इसको शाहमुखी भी कहते हैं, पंजाबी में शाहमुखी कहते हैं इसको। जी। और इसको अरबिक पर्शियन स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो जो पर्शियो अरेबिक वर्ड यूज हाँ, किया जाता है वो इसी स्क्रिप्ट वही के लिए वही, किया हाँ, जाता है। वही वही, और सेम पर्शियो पर्शियो अरब। अरेबिक और शाहमुखी ये दोनों सेम सेम मतलब सेम चीज है, के लिए सेम है। ओके ओके। शाहमुखी क्या है? जी गुरमुखी से पहले, मतलब गुरमुखी जिसमें गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई है, या जो आज की डेट में जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, जी जी। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में, शायद ये गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे गुरमुखी गुरु अर्जन देव जी ने ही इजाद किया था। ठीक है। उससे पहले पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी, जो लिखावट थी, वो ये पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट जो है अपनी, यही लिखी जाती थी, और इसको इसको शाहमुखी कहा जाता है। शायद नस्तलिक कहते हैं। नस्तलिक भी कहते हैं। जी। उर्दू में नस्तलिक कहते हैं। नस्तलिक एक फॉन्ट हो गया। नस्तलिक के अलावा भी बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, मतलब ये पर्टिकुलर फॉन्ट जो किताब में छपा हुआ है, जो आपको बुक पीडीएफ मिली है, या जो मैं दिखा रहा हूँ, ये नस्तलिक फॉन्ट है। ठीक है। और तो नस्तलिक भी मतलब कहा हम जाता है जो स्क्रिप्ट है पंजाबी में। लिपि है, जो हाँ जी। लिपि है स्क्रिप्ट है उसे या हम पर्शियो अरेबिक कहेंगे या फिर हम शाहमुखी कहेंगे। हाँ, और जी नस्तलिक भी कह सकते हैं, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, दिस इज नस्तलिक। ओके तो ओके। नस्तलिक भी कह सकते हैं। जी थैंक यू सर। बाकी जो मर्जी कहिए, है तो यही स्क्रिप्ट, उर्दू स्क्रिप्ट, पर्शियन स्क्रिप्ट, अरबिक स्क्रिप्ट, यही है। सर तीनों जब लैंग्वेजेस में यही यूज होती है। छोटे बच्चों की हम ग्रामर की बुक पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें तो उर्दू की लिपि फारसी नहीं कराते, तो ऐसा क्यों है बुक्स में? हाँ, देखो, मैं वही चीज बता रहा हूँ ना आपको, इसको आप फारसी की लिपि कह लीजिए, फारसी स्क्रिप्ट कह लीजिए, पर्शियन स्क्रिप्ट कह लीजिए, इसको अरबिक स्क्रिप्ट कह लीजिए, पर्शियन इसको स्क्रिप्ट पर्शियो को अरबिक स्क्रिप्ट कह लीजिए, फारसी इसको बोल रहे हैं ना, नस्तलिक कह पर्शियन इज लीजिए। फारसी। ठीक है, इसको उर्दू स्क्रिप्ट कह लीजिए, कुछ भी आप नाम तो इसको कुछ भी दे दीजिए, सारे नाम है इसके, सेम स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। इवन मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ। बहुत साल पहले तक भाषा मलया, जो मलेशिया की लैंग्वेज थी, ऑफिशियल है अभी भी, वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। और इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज थी, वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। अब जाके इन्होंने चेंज की है। अब वो किसी और स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, इसमें नहीं वो कंटिन्यू करते। पहले भाषा मलया और भाषा इंडोनेशिया इसी में लिखी जाती थी। तो ओके सर ये थैंक। बहुत जगह, मतलब ये स्क्रिप्ट जो है यूज होती है। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट है? फिलहाल 11 बजने वाले हैं, तो फिलहाल हमें क्लास वाइंड अप कर देनी चाहिए। थोड़ा आज क्लास थोड़ी लंबी चली है। बाकी नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि 5:30 5:35 तक, और 10:30 या 10:35 तक क्लास को वाइंड अप कर। नहीं, लंबी भी चला सकते हैं सर वैसे इससे। हाँ, यस मतलब किसी ओके। को अगर, हाँ जी। या सर एक चीज पूछनी थी, सर ये क्लासेस फ्राइडे नाइट रहेंगी या सैटरडे संडे में से, क्योंकि हम बहुतों का वर्किंग होता है फ्राइडे। हाँ, बट एक्चुअली क्या है, इसका एक रीज़न है। जब महाराज जी, अभी तो महाराज जी वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं, इंडिया में नहीं है। लेकिन जब महाराज जी इंडिया में आते हैं, तो वीकडेज पे प्रोग्राम्स होते हैं। और फ्राइडे इज़ अ डे जब जबकि कृपाल बाग में प्रोग्राम नहीं होता है, छुट्टी होती है। तो जब महाराज जी इंडिया में आ भी जाएंगे, जब फरवरी में आएंगे, तो हमें क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, हम फ्राइडे को कंटिन्यू रख सकते हैं, बिकॉज फ्राइडे को कोई प्रोग्राम कृपाल बाग में नहीं रहता है। इस वजह से फ्राइडे का दिन चूज किया गया है। और संडे को दोपहर को क्लास होती है, तो
संडे को भी प्रोग्राम सत्संग शाम के टाइम होता है, तो दोपहर को वो क्लासेस कंटिन्यू की जा सकती हैं। इसलिए फ्राइडे और संडे का टाइम गिवन है। और सैटरडेज को दूसरे लेवल की क्लासेस भी होती हैं, तो वॉलेंटियर्स वहाँ बिजी होते हैं। इसलिए डे तो मेरे ख्याल से हम चेंज नहीं कर पाएंगे, डे फ्राइडे का ही रहेगा, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू। हाँ जी। हेलो। हाँ सर हाँ ये जी। बुक हाँ कहाँ जी से सर, मिलेगी जो? ये प्रैक्टिस शीट फिर हमें ग्रुप में ही अपलोड करनी होगी? आपके ग्रुप्स बने हैं, 4 ग्रुप्स बने हैं आई जी। थिंक, बेसिक वाले। हम्म। तो उन्हीं ग्रुप्स के अंदर आप अपना जो होमवर्क है वो डाल सकते हैं। होमवर्क जो भी आप, अब आज आपने ये प्रैक्टिस के लिए जो भी बताया है कि ये हाँ सब हाँ हाँ। तो नर्सिंग ये क्लास आप की तरह और करना है। इसका ये आप एग्जाम एक बार में ही होगा सर, लास्ट में ही होगा साल के, या? बीच में एक रख सकते हैं यूनिट टेस्ट, एक जब हद तक हम पहुंच जाएंगे कि एक पता लगेगा कि एक बड़ा पार्ट हम कर चुके हैं, और जहां जी। तक हम कर चुके हैं उतना अगर हमें चेक करना होगा कि किसको कितना आ गया है, तो वो एक सेल्फ एनालाइज करने के लिए एक यूनिट टेस्ट टाइप या एग्जाम टाइप हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लासेस के बाद रख सकते हैं। हम्म। जी तो ठीक मेन ठीक है एग्जाम जो सर। है आपका, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, वो एग्जाम आपका अगस्त में ही होगा। हम्म। तो जी संडे का ठीक है, क्या थैंक यू टाइमिंग सर। रहेगा? संडे का क्या संडे टाइमिंग रहेगा? मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम है, बाकी आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे 2 to मोस्ट 3 प्रोबेबली। PM है टाइमिंग। हाँ तो जो बेसिक और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, बेसिक और जी जी। डिप्लोमा? डिप्लोमा नहीं, आप डिप्लोमा भी आपने किया है? मुझे पता नहीं मैंने क्या, अब नहीं पता नहीं, चला अभी भी तो तो। अभी तो बेसिक ही चल रहा है। डिप्लोमा सेकंड ईयर है। जब आप फर्स्ट अच्छा ईयर अच्छा। कंप्लीट कर लेंगे तो सेकंड ईयर में आप डिप्लोमा में जाएंगे। ओके ओके। डिप्लोमा में दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी पढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो एक बारी अगर जब आपको उर्दू का एक बेस रेडी हो गया, आपको लिखनी पढ़नी आ गई, हाँ जी आपको पता चल गया, कुछ वर्ड्स का पता चल गया, वर्ड्स के ओरिजिन का पता चल गया, थोड़ी बहुत फारसी के कुछ वर्ड्स पता लग गए, फिर आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो तैयार होके जाएंगे। फिर अब जब आप दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और ठीक अच्छे तरीके से उनको समझाया जाएगा। तो सेकंड लेवल और भी अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपका बेस रेडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक तो ठीक। अगले साल होगा डिप्लोमा आपके लिए। तो हर वीक में 2 क्लास होंगी या यही रिपीट हाँ होगी? नहीं नहीं, संडे को भी रहेगी, फ्राइडे को भी रहेगी, दोनों क्लासेस रहेंगी। और आप कोशिश कीजिएगा दोनों क्लासेस लें। नहीं। जित अगर जो स्टूडेंट दोनों क्लासेस लेगा उन ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको एक तो डबल प्रैक्टिस भी मिल रही है, और डबल सीखने का मौका भी मिल रहा है। कुछ हाँ चीज़ें हैं जो सर बताएंगे, ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको पता लगेंगी। कुछ जैसे फ्राइडे को किसी का कुछ मिस हो गया तो वो संडे को क्लियर हो जाएगा, अगर संडे को किसी का कुछ मिस हो गया तो वो फ्राइडे को क्लियर हो जाएगा। तो मेरी फर्स्ट क्लास छूट गई थी, अभी एक ही क्लास हुई है ना आपसे इससे पहले? हाँ मेरे ख्याल से सर ने यही जो मैंने अभी आज उर्दू के बारे में बताया था वही कुछ हाँ। बताया होगा सर ने, इंट्रो और सर, सर ने इंट्रो ही था नहीं, इंट्रोडक्शन फर्स्ट दिया वहाँ होगा। इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी सर, वहाँ कुछ बातचीत उसके आगे नहीं हुई थी अभी। अच्छा अच्छा। सही है। बाकी अभी नहीं, संडे। लास्ट लास्ट के 1 और 2 मिनट उन्होंने कुछ ये दिस बोर्ड पे या स्क्रीन पे उन्होंने कुछ समझाया था। वो वीडियो उनकी बहुत डिस्टर्ब आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आया था उसमें। नहीं मैडम, लास्ट के 1-2 मिनट्स। अल्फाबेट के तो बारे में कुछ नहीं समझाया उन्होंने। कोई वो बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वीडियो डिस्टर्ब आ रही थी तो इस संडे कोशिश करेंगे हम कि वीडियो डिस्टर्ब ना आए। थोड़ा सा वीडियो का बेटर करने की कोशिश जी, करेंगे सर की। जैसे उन्होंने ये इंट्रोडक्शन के बाद बताना शुरू किया, वो ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट सा हो गया था। कोई बात नहीं, वो हो सकता है कई बार नेटवर्क का इशू कई बार आ जाता है। जी जी। तो विल मेक श्योर कि वो अगले हफ्ते ना हो, या बेटर आपको वीडियो परफॉर्मेंस मिले। ठीक। बाकी तो ठीक इसका है। जो हार्ड कॉपी में भेजने को कह रहे थे, उसके लिए क्या करना है कुछ? जी आप कहाँ रहते हैं? मैं बरेली में रहता हूँ। तो आपको कोरियर करवा देंगे। बाकी हाँ जैसे जी। हमारे पास बुक्स, शायद अभी बुक्स आनी है कुछ न्यू अच्छा एडिशन की, अगर वो अच्छा। अवेलेबल जैसे हो जाती हैं तो आपको हम्म, अकॉर्डिंगली आपका एड्रेस लेके आपसे आपको कोरियर करवा दिया जाएगा।
मीनवाइल तब तक आप जो पीडीएफ शायद ग्रुप पे दी होगी, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। सेम ही ये बुक है, बस वो पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ से काम हो जाएगा कि हमें मतलब इवन अगर आप पेज में चाहें, वर्ड अगर से तो या पीडीएफ एक तो पीडीएफ लेटेस्ट ही है ना हाँ जो जी, इनको प्रोवाइड। लेटेस्ट शेयर कर रखी है, दोबारा से हाँ तो तो लेटेस्ट है। अगर डू वी अगर रियली आपको, नीड दैट हार्ड कॉपी? अगर तो नहीं रिक्वायर्ड तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, चीज तो वही है, वन मतलब एंड द जैसा। सेम थिंग। थोड़ा हाँ, इस पे बोथ ज्यादा आर द सेम। फ्रेंडली नहीं हूँ मैं, इस पे फ्रेंडली नहीं हूँ कंप्यूटर या लैपटॉप पे या मोबाइल पे। तो तो आप अगर वो एक काम हार्ड, ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे एंड से बुक पहुंचने में अगर डिले आ रहा हो, तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो तो आप वो बहुत, पास की किसी फोटो स्टेट की शॉप पे जाएंगे, आप हाँ, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा हाँ लीजिए, ये वो ठीक भी काम रहेगा। आ जाएगा। तो अगर आप वो भेज, मतलब बहुत सारे पेज है ना उसमें, अगर आ जाएगा प्रिंट आउट आ जाएगा, जो कॉस्ट हो मैं भेज दूंगा, मतलब एक प्रॉपर आ जाएगा ऐसे हाँ जी, प्रिंट आउट बुक ना को। आपको मतलब अभी प्रिंटेड आप बुक लोगों से बनाना एड्रेस अच्छा ले है। लिया जाएगा और कुरियर करवा दी जाएगी आपके पास बुक। हाँ जी, हाँ ठीक मैं एड्रेस दे ठीक। दूंगा, अच्छा जो रहेगा। अमाउंट अगर कुछ भेजना हो वो हाँ भी जी, हाँ बताऊँ। जी, आपको भी मतलब एक बार सबके आ जाएं रिवर्ट की कितने बुक्स चाहिए, उसके बाद कुरियर करवा दीजिए बुक। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट। अगले ओके फ्राइडे जी, को गुड मुझसे, नाइट। अगले फ्राइडे को मुलाकात होगी आपकी, और संडे को आपकी क्लास सर के साथ होगी। ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। Yeah, थैंक बाय यू thank बाय, you. बाय Thank सर। बाय, you. आपका टेक See केयर। सेशन you अच्छा रहा later. होगा। हाँ बहुत अच्छा यस रहा। सर, थैंक यू सो ग्रेट। मच सर। सर थैंक एक यू भैया। धीरे धीरे कि कुछ तो सीखेंगे, बहुत अच्छे से आपने समझाया और बेसिक्स लग रहा है कि ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा हाँ जी जी आज जी। कुछ होप बनी है। नहीं, थैंक जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। Thank you so much, sir. Thank you, Maharaj.